एक ऐतिहासिक चुनाव, 6 दशकों के राजनीतिक तिलिस्म का टूटना। लेकिन क्या ये जीत पूरी है? आंकड़े एक बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रहे हैं। इस खास विश्लेषण में एक ऐसे अभूतपूर्व संवैधानिक संकट की पड़ताल जिसने सबको चौंका दिया है। द्रविड़ राजनीति का दशकों पुराना वर्चस्व अब टूट चुका है। तमिलनाडु की चुनाव में टीवीके की शुरुआत ने एक नई सुबह का संकेत तो दिया, लेकिन साथ ही जन्म दिया एक गहरे संवैधानिक रहस्य को। सोचिए, जब जनादेश स्पष्ट हो पर गणित अधूरा रह जाए तो सत्ता असल में किसके हाथ में होती है? 108 ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये वो आंकड़ा है जिसने इस वक्त भारतीय राजनीति में सबसे बड़ा गतिरोध पैदा कर दिया है। टीवीके ने 108 सीटें जीतकर इतिहास रचा जरूर, लेकिन वो एक बेहद नाजुक फासले से चूक गए। दरअसल गणित बिल्कुल सीधा है, पर उतना ही उलझा हुआ भी। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा है 118। टीएमडीके के पास 108 सीटें हैं, यानी सिर्फ 10 सीटों का फासला। और यही छोटा सा फासला एक ऐसे संवैधानिक गतिरोध की वजह बन गया है जिसकी किसी ने शायद ही कल्पना की थी। राजनीति विज्ञान की भाषा में इसे त्रिशंकु विधानसभा या हंग असेंबली कहा जाता है। होता यह है कि जब किसी भी एक पार्टी या चुनाव पूर्व गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, तो जनता का जनादेश होने के बावजूद सरकार बनाने की राह में कई कानूनी पेचीदगियां खड़ी हो जाती हैं। यही वो मोड़ है जहां लोकतंत्र का असली परीक्षण शुरू होता है। सीटों के इस बंटवारे को एक हाई स्टेक्स चेस गेम की तरह देखा जा सकता है। टीवीके 108 पर है, कांग्रेस के पास 5 सीटें हैं और बाकी 121 अन्य दलों के पास। अब हर एक सीट एक मोहरे की तरह काम कर रही है और सत्ता के इस खेल में अगला कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। और यहीं से सीधी एंट्री होती है राज्यपाल की। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल को मंत्री परिषद की सलाह पर काम करना होता है, लेकिन जब पूर्ण बहुमत ना हो तब राज्यपाल के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर यानी विवेकाधीन शक्ति आ जाती है। ये बिल्कुल वही कानूनी टकराव है जो इस वक्त चेन्नई के राजभवन में महसूस किया जा रहा है। राजभवन के सूत्रों की माने तो राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का रुख बेहद स्पष्ट है। उनका तर्क है कि क्योंकि टीवीके के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, इसलिए शपथ ग्रहण से पहले उन्हें अपने आंकड़े साबित करने होंगे। राज्यपाल का ये दृढ़ स्टैंड एक स्थिर सरकार सुनिश्चित करने के लिए है। सीधे शब्दों में कहें तो पूरी तरह आश्वस्त हुए बिना वो शपथ दिलाने से इनकार कर रहे हैं। यहाँ एसआर बॉम्बई केस सबसे अहम हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला जो ये तय करता है कि किसी भी सरकार का बहुमत राजभवन के बंद कमरों में नहीं, बल्कि विधानसभा के पटल पर यानी फ्लोर ऑफ द हाउस पर साबित होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वक्त सबसे ज्यादा बहस कानून के इसी हिस्से पर हो रही है। तो संवैधानिक प्रोटोकॉल की ये प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है? पहला कदम, चुनाव पूर्व गठबंधन को बुलाना। दूसरा, अगर वो ना हो तो सबसे बड़ी पार्टी के नेता को आमंत्रित करना। और तीसरा, उन्हें सदन में फ्लोर टेस्ट पास करने का समय देना। इस नियम पर गौर करें तो टीवीके सबसे बड़ी पार्टी है जिसे नियम अनुसार सरकार बनाने का न्योता मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सत्यापित दस्तावेज भारतीय संवैधानिक कानून में पॉकेट वीटो की अवैधता को दर्शाते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्यपाल द्वारा विधेयकों या फैसलों को अनिश्चित काल तक रोके रखने पर ऐतिहासिक रूप से कैसे हमेशा टकराव की स्थिति बनती आई है। यह शक्तियों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बीच का एक सीधा संघर्ष है। कानून स्पष्ट रूप से राज्यपाल की इन विवेकाधीन शक्तियों की सीमाएं तय करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि राज्यपाल के फैसले जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा के दायरे में आते हैं। उनकी शक्तियां असीमित नहीं हैं, बल्कि संविधान के कड़े दायरों में बंधी हुई हैं। तो इस वक्त चल रही मूल कानूनी बहस आखिर है क्या? एक तरफ है राज्यपाल का संवैधानिक विवेक, ये सुनिश्चित करना कि राज्य को एक स्थिर सरकार मिले, और दूसरी तरफ है ये भारी जोखिम कि कहीं इस प्रक्रिया में जनता के सीधे जनादेश को दरकिनार तो नहीं किया जा रहा। ये स्थिरता और लोकतंत्र के बीच का एक बेहद तनावपूर्ण संतुलन है। जाहिर है इस स्थिति पर अलग अलग दृष्टिकोण सामने आ रहे हैं। उदाहरण के लिए बीजेपी के प्रवक्ता नारायणन तिरुपति का स्पष्ट कहना है कि राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। उनका तर्क है कि चूंकि जनादेश खंडित है और टीवीके के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, इसीलिए सरकार बनाने से पहले उन्हें अपने आंकड़े साबित करने ही होंगे।
लेकिन इसके ठीक उलट एक मजबूत काउंटर पर्सपेक्टिव भी मौजूद है। कमल हासन जैसे नेताओं का मानना है कि टीवी के नेता विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रण न करना सीधे तौर पर जनता के फैसले का अपमान है। उनका तर्क यह है कि जब जनता ने उन्हें सबसे बड़ी पार्टी चुना है तो आमंत्रण देने में देरी करना एक अलोकतांत्रिक कदम है। इसी कानूनी मांग को बल देते हैं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल। उनका दृष्टिकोण ये है कि राज्यपालों को किसी राजनीतिक एजेंट के रूप में काम नहीं करना चाहिए। उनके अनुसार राज्यपाल को तुरंत सबसे बड़ी पार्टी को आमंत्रित करके सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों का पालन करना चाहिए। अब बहुमत के लिए पर्दे के पीछे का गणित बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। 118 के जादुई आंकड़े को पार करने के लिए टीवीके को बाहरी समर्थन चाहिए ही चाहिए। कांग्रेस पहले ही 5 सीटों के साथ समर्थन दे चुकी है। वहीं सीपीआई, सीपीएम, बीसीके और एआईडीएमके के साथ बंद कमरों में विचार विमर्श लगातार जारी है। यही गठबंधन का वो वस्तुनिष्ठ गणित है जो राज्य का आने वाला भविष्य तय करेगा। इस पूरे हाई प्रेशर माहौल को समझने के लिए थोड़ा व्यापक नजरिया अपनाना होगा। चुनाव के बाद का यह समय वैसे ही पूरे देश में संवेदनशील बना हुआ है। पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद का माहौल काफी अस्थिर और टकराव भरा रहा, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर चिंताएं बढ़ा दी हैं। ऐसे में तमिलनाडु का यह कानूनी गतिरोध अब पूरे देश की नजरों में है। इस बीच टीवीके की रणनीति बेहद सधी हुई नजर आती है। उन्होंने रणनीतिक रूप से कांग्रेस का समर्थन हासिल कर लिया है और वीसीके से अपील की है। और सबसे अहम बात, जब तक आधिकारिक रूप से शपथ ग्रहण नहीं हो जाता, टीवी के प्रमुख ने मुख्यमंत्री को मिलने वाले पुलिस काफिले को लेने से साफ इनकार कर दिया है। ये एक ऐसा कदम है जो उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है। अगर मैक्रो स्केल यानी बड़े परिदृश्य पर नजर डालें तो यहाँ बात सिर्फ तमिलनाडु की कुछ सीटों के अंतर की नहीं है। ये भारतीय संघवाद यानी इंडियन फेडरलिज्म के भविष्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। अलग अलग राज्यों में राज्यपालों और चुनी हुई सरकारों के बीच बढ़ता ये तनाव हमारे संघीय ढांचे की गहराई और मजबूती को परख रहा है। असल में ये पूरा विवाद इलेक्टेड मैंडेट बनाम अपॉइंटेड अथॉरिटी का बन चुका है। एक तरफ वो प्रतिनिधि हैं जिन्हें लाखों लोगों ने वोट देकर चुना है और दूसरी तरफ वो संवैधानिक पद हैं जिसे नियुक्त किया गया है। शक्ति का ये संतुलन और इनके बीच का बढ़ता घर्षण निष्पक्ष रूप से ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर शक्ति का असली केंद्र कहाँ होना चाहिए। इन तमाम तथ्यों और विश्लेषण के बाद लोकतंत्र के स्वरूप पर एक सबसे बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या एक नियुक्त किए गए संवैधानिक पद के पास लाखों लोगों द्वारा चुने गए जनादेश से अधिक शक्ति होनी चाहिए?